गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग नेमिंग रिएक्शंस की सीरीज पढ़ रहे थे। नेमिंग रिएक्शंस में हमने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि नेमिंग रिएक्शन में हम लोगों को एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड की नेमिंग रिएक्शंस पढ़नी है। इसके अलावा अल्कोहल फिनॉल ईथर की पढ़नी है। इसके अलावा हम लोगों को एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके बाद में अमीन की हम लोगों को नेमिंग रिएक्शन पढ़नी है। तो कल हम लोगों ने एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की नेमिंग रिएक्शंस देख ली थी। आज उसी क्रम में हमें आगे नेमिंग रिएक्शंस को देखना है और सीखना भी है। बच्चों, जैसा कि हम इस समय देख रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा का डर जो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हावी है। कुछ बच्चे बेचारे बोर्ड परीक्षा के डर के मारे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें, और वो अपना बहुमूल्य समय, जो इतना कीमती समय है हमारा, वो समय वो बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जब वो फिजिक्स देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे फिजिक्स में हमें ये नहीं तैयार है। जब वो केमिस्ट्री खोल कर देखते हैं तो उन्हें लगता है केमिस्ट्री नहीं तैयार हो पा रही। जब वो मैथ देखते हैं तो उन्हें लगता है अरे मैथ का तो इन चैप्टर का रिवीजन किया ही नहीं। इंग्लिश में तो उन्हें दिक्कत है, हिंदी उन्होंने अभी तक छू ही नहीं है। तो बच्चों को इस समय बोर्ड परीक्षा का डर जो है वो बहुत बुरी तरीके से बच्चों के ऊपर हावी है। और इस डर के कारण बच्चे जो अपना इस समय, जो उनका इतना इम्पोर्टेंट समय है, इतना बहुमूल्य समय है, वो केवल और केवल इसी चिंता में बर्बाद किए दे रहे हैं कि क्या करें। बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब जो हो गया सो हो गया, और उसके साथ साथ वही चीज रिपीट करते हुए ये जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट समय है ये भी बर्बाद करते चले जा रहा है। आपको किसी भी हालत में बोर्ड परीक्षा के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कुछ भी हो जाए, हमें बोर्ड परीक्षा के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप जिस दिनचर्या से अपनी पढ़ाई कर रहे थे उसमें थोड़ा सा सुधार कीजिए। अब ये बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लीजिए कि नहीं, अब हमें ना तो 1-1.5 महीना, हमारी परीक्षा का लगभग 1 महीना बचा है, तो उस 1 महीने में हमें कोई भी खेल नहीं खेलना है, कहीं भी हमें किसी भी शादी या किसी भी फंक्शंस में हमें नहीं जाना है। हमें केवल और केवल बस ये मान लीजिए कि हमें किताबों से प्रेम करना है, और रात दिन अपना जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो सके किताबों में आप व्यतीत कीजिए। किताबों से मित्रता कर लीजिए, किताबों से प्रेम कर लीजिए। जितना ज्यादा इस समय आप समय किताबों को दोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप किताबों को दोगे, आप देखोगे कि कुछ दिन बाद जब आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकलेगा तो ये पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। और यदि आप इसी चिंता में पड़े रहोगे कि अभी हमने ये नहीं पढ़ा, अभी हमने ये नहीं पढ़ा, कब हम पढ़ेंगे, और पढ़ोगे है नहीं, आप केवल यही चिंता करते रहोगे, तो आगे चल के बोर्ड परीक्षा का जब रिजल्ट आएगा तो दुनिया को आपको सलाम करना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हो कि दुनिया आपको सलाम करे कि आप दुनिया को सलाम करोगे? नहीं, हम ये सोच कर चलेंगे कि हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी शिद्दत से पढ़ाई करेंगे कि हर हालत में हमें दुनिया से सलाम करवाना है, ना कि दुनिया को सलाम करना है। तो बच्चों, ये बातें केवल कहने की नहीं है, इन बातों को अपने अंदर एकदम बिल्कुल कूट के पीस के एकदम अंदर पी जाओ और रात दिन लग जाओ पढ़ाई में कि नहीं, आज के बाद में कुछ भी हो जाए, हमें ना तो मैच खेलना है, ना हमें कहीं जाना है, बस रात दिन केवल और केवल बस पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। बच्चों, इस बात पे हमें हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी 2-4 पंक्तियां, श्री अटल जी की 2-4 पंक्तियां याद आ गई, तो उन पंक्तियों को हम आपके सामने कह दे रहे हैं। उन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। अटल जी ने कहा है, किसने है माँ का दूध पिया, किसने है माँ का दूध पिया जो रोके गति तूफानी, किसने है माँ का दूध पिया जो रोके गति तूफानी। लक्ष्य प्राप्ति की इस प्रतिस्पर्धा में हम लेकर निकल पड़े हैं प्रखर जवानी, हम लेकर निकल पड़े हैं प्रखर जवानी, हम लेकर निकल पड़े हैं प्रखर जवानी। अब बच्चों, इसी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग रिएक्शन की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे आज बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने नेमिंग रिएक्शंस में जो नेमिंग रिएक्शंस पढ़ी थी, आज उसके बाद में हम लोगों को हैलोफॉर्म रिएक्शन पढ़नी है।
कौन सी रिएक्शन पढ़नी है आज बच्चों? हम लोग देखेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। चलिए हैलोफॉर्म रिएक्शन देखते हैं। देखिए हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? हैलोफॉर्म बच्चों परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है हमारी कौन सी? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। क्योंकि किसी ना किसी रूप में ये आपसे पूछी ही जाएगी, किसी ना किसी रूप से ये आपसे पूछी जाएगी। या तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, समीकरण सहित टिप्पणी लिखिए, तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। या अगर डायरेक्टली आपसे नहीं पूछ रहा है तो आपसे क्या होता है जबकि या कैसे प्राप्त करोगे ये में आपसे अवश्य ये पूछी जाएगी। तो देखिए हैलोफॉर्म अभिक्रिया कौन कौन प्रदर्शित करता है और चलो उस पर चर्चा कर ली जाए। तो जितने भी एल्कोहल होते हैं उन एल्कोहलों में एथिल एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल बच्चों? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल आपका हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। जितने भी एल्कोहल होंगे उनमें से एथिल एल्कोहल हमारा हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा जितने भी आपके 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में बात कर ले अगर एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में हम देखते हैं कि हमारा एसीटिल्डिहाइड, कौन सा? एसीटिल्डिहाइड CH3CHO, ये बच्चों हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है एल्डिहाइडों में एसीटिल्डिहाइड। और अगर बात कर लें कीटोन की, तो कीटोन में सभी 2 ऑन वाले जितने भी कंपाउंड होंगे वो सभी हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं एसीटोन की, तो एसीटोन भी आपका हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। देखिए हैलोफॉर्म अभिक्रिया में होता क्या है? हैलोफॉर्म अभिक्रिया में आप इनकी रिएक्शन कराओगे हैलोजन से। तो कोई हैलोजन ले लीजिए यहाँ पर, चाहे आप Cl ले लीजिए, चाहे आप Br ले लीजिए, चाहे आप I ले लीजिए। तो चलिए इनकी अभिक्रिया कराते हैं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? एथिल एल्कोहल का फार्मूला लिखा प्लस 4Cl2 प्लस 6NaOH। अब देखिए ये आपस में क्या बनाते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे CHCl3। क्या बनाएंगे? CHCl3। अब देखिए आपके क्लोरीन के कितने एटम थे? क्लोरीन के थे 8 एटम। 8 एटम में कितने जा चुके हैं? 3। अभी कितने बचे? 5 जो Cl बचे हैं वो 5 Na से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? 5 NaCl। क्या बनाएंगे बच्चों? 5 NaCl। अब इसके बाद में एक Na बच गया है, एक कार्बन बच गया, एक कार्बन जा चुका है, एक कार्बन बच गया, तो ये आपस में मिलकर बनाएंगे HCOONA, ये बनाएंगे HCOONA। और इसके बाद में और बच्चों क्या बचा है? और देखिए इसमें बचा है, देखिए H पहले आप बैलेंस कर लीजिए। H कितने हैं इधर? 3 2 5 1 6 और 6 12 H। इसमें से आप अभी तक कितने यूज कर पाए हो? एक ये और एक ये 2। अभी आपके 10 H बचे हैं। और ऑक्सीजन देखो कितने इसमें है बेटा? 6 ऑक्सीजन, 6 ये और एक ये 7 में आप कितने यूज कर पाए हो? 1 1 2। तो 5 ऑक्सीजन और 10 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? 5H2O। तो ये हो गई आपकी हैलोफॉर्म अभिक्रिया। बच्चों ये हमने एथिल अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराई है? एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराई है क्लोरीन से। इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए एथिल अल्कोहल की आपको रिएक्शन करानी है, एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन आपको करानी है ब्रोमीन से 4Br2 प्लस 6NaOH। तो आगे सेम रिएक्शन होगी, जहां पर क्लोरीन है वहां पर ब्रोमीन हो जाएगा और ये हो जाएगा CHBr3 प्लस 5NaBr प्लस HCOONA प्लस 5H2O। बच्चों इसका नाम क्या है जो हमने ये ऊपर लिखा है? इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है?
ये आप लोग तो जानते ही हो कि क्लोरोफॉर्म। और ये वाला बच्चों क्या बना है, ये बना है ब्रोमोफॉर्म। क्या बना है, ब्रोमोफॉर्म। इसके बाद में अगर हम इसी क्रम में आगे रिएक्शन कराना चाहें आयोडीन से, तो आयोडीन से भी रिएक्शन हो जाएगी। CH3CH2OH एथिल एल्कोहल। और इस पर अगर हम रिएक्शन कराना चाहें I2 की, तो 4I2 प्लस 6NaOH क्या बन जाएगा यहाँ से, CHI3 प्लस 5NaI प्लस HCOONA प्लस 5H2O। ये वाला जो आपका बना है ये आयोडोफॉर्म है। क्या बना है बच्चों, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म क्या बना है, आयोडोफॉर्म। तो ये देखिए जो तीनों रिएक्शन मैंने लिखी हैं, ये तीनों रिएक्शन मैंने एथिल अल्कोहल से लिखी हैं। किससे लिखी हैं बच्चों, ये तीनों रिएक्शन हमने लिखी हैं एथिल अल्कोहल से। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग एल्डिहाइड से हैलोफॉर्म रिएक्शन देखेंगे। तो देखिए बेटा, एल्डिहाइड के लिए अगर हम बात करें तो चलिए एल्डिहाइड में देख लीजिए। एल्डिहाइड में हम जैसे एसीटेल्डिहाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, एसीटेल्डिहाइड। सूत्र होता है CH3CHO। यहाँ पर आपको हैलोजन, यहाँ पे कमी हो गई भाई, क्या कमी हो गई भाई, यहाँ Br2 लिखना था। हाँ चलिए, अब देखिए इसमें इसकी रिएक्शन हम कराए दे रहे हैं क्लोरीन से, तो 3Cl2 प्लस 4NaOH। जब इससे कराएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से भी वही बनेगा। क्या, CHCl3 प्लस 3NaI। बच्चों देखिए Cl के आपके कितने थे, 6 थे, 6 में से 3 इसमें चले गए, और ये यार इसमें I लिख गए। ओ, यहाँ पर क्या होगा, Cl होगा। तो यहाँ पे Cl कितने थे, 6, 3 यहाँ चले गए और 3 यहाँ चले गए। Cl का काम समाप्त हो गया। Na यहाँ पे 4 थे, 3 Na जा चुके, एक Na बचा, एक कार्बन जा ही चुका है। तो अब आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा HCOONA। अब देखिए Na आपके चारों खत्म हो चुके हैं, कार्बन भी दोनों खत्म हो चुके हैं। अब H की अगर बात कर ली जाए, H कितने हैं यहाँ पे, 3, एक 4 और 4 8, 8 में से आपकी जा कितने चुके हैं, 1 और 1 2, अभी 6 H बचे हैं। और ऑक्सीजन देख लीजिए यहाँ पे 4 और 1 5, 5 में से 2 जा चुके हैं, तो 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन मिलकर बनाएंगे 3H2O। तो बच्चों जिस प्रकार से हमने एसीटेल्डिहाइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराई है, क्या आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करा सकते हो, 3Br2 प्लस 4NaOH। आगे रिएक्शन छोड़े दे रहे हैं, आप लोग स्वयं से कीजिए। इसी प्रकार से आयोडीन की रिएक्शन करानी है, तो आयोडीन की आप रिएक्शन करा लीजिए। इसकी भी रिएक्शन हम आगे छोड़े दे रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस रिएक्शन को हम छोड़ देंगे और आप लोग ये रिएक्शन स्वयं से कीजिए। अब देखिए हमने अल्कोहल की बात कर ली और ये हमने आपको बताया एसीटेल्डिहाइड क्या है, ये एसीटेल्डिहाइड। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद में बात कर लेते हैं एसीटोन की, यानी 2 ऑन की अगर बात कर ले तो चलिए हम एसीटोन की बात कर ले रहे हैं। एसीटोन में देख लीजिए बच्चों, CH3, ओहो एसीटोन की बात कर ली जाए तो एसीटोन CH3COCH3 प्लस इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए 3Cl2 प्लस 4NaOH। यहाँ से बन जाएगा CHCl3
CHCl3 प्लस 3NaCl प्लस यहाँ पे HCOO ना बनकर CH3COO Na बनेगा और प्लस H2O ये बनेगा। कई H2O बनेंगे, सॉरी यहाँ भी आपके 3H2O ही बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चों? 3H2O ये बनेगा 3H2O। अब बेटा इसी प्रकार से आप एसीटोन की रिएक्शन किससे करा सकते हो? CH3CO CH3 इसकी रिएक्शन आप करा सकते हो ब्रोमीन से, तो 3Br2 प्लस 4NaOH यहाँ बन जाएगा CHBr3 प्लस 3NaBr प्लस CH3COONa प्लस 3H2O। तो बच्चों इसको हम एक पेज में करे दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि ये रिएक्शन आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाली है। कि आप मान लीजिए कि परीक्षा में इसको किसी न किसी रूप में पूछा ही जाना है, तो आप लोग इस रिएक्शन को तैयार कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि पेपर में आना ही आना है, तो क्यों ना हम अच्छे से तैयार कर लें। ये हमारा एसीटोन है, ये एसीटोन वाले रिएक्शन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक सैडजेफ रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सैडजेफ रूल। सैडजेफ रूल सैडजेफ नियम। सैडजेफ नियम क्या है बच्चों? ये किस पर लागू होगा? तो जो हमारी अपक्रियाएं वियोजन वाली अपक्रियाएं होती हैं, जितनी भी हमारी वियोजन की अपक्रियाएं होती हैं, वियोजन की अपक्रियाओं में सैडजेफ रूल लगता है। तो देखिए, चलिए एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। क्या है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड पे अगर मान लो हमें यहाँ पे इसका हमने वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कराना, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण लिखे दे रहे हैं, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। तो बच्चों एक चीज आपको बता दें, जिसके आगे वी लग जाता है इसका मतलब वो चीज निकालनी होती है आपको। तो वी हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन, यानी इस अपक्रिया में आपको हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों हटाने हैं। दोनों क्या करने हैं? आपको हटाने हैं। तो देखिए इसकी अपक्रिया आप करा दीजिए KOH के एल्कोहली विलयन से। एल्कोहल तो आप जानते ही होंगे, एल्कोहल का काम होता है वियोजन का। यदि किसी कंपाउंड में डालेंगे तो कंपाउंड में कुछ, किसी कंपाउंड में डालेंगे तो उसमें कुछ एलिमेंटों का ये वियोजन करेगा। और यदि कुछ हमारे व्यक्ति हैं जो नहीं मानते हैं, वो एल्कोहल का सेवन करते हैं, तो एल्कोहल का सेवन करने से क्या होता है? वो दुनिया से ही वियोजित हो जाते हैं। तो इसका काम वियोजन का है। तो देखिए वियोजन किस प्रकार से होगा बच्चों? यहाँ पे सैडजेफ ने बताया था, सैडजेफ के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे हम, एक और थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। बच्चों
ये ना लेकर हम ये ले लें यहाँ पर CH2 CH3, इस प्रकार की ये एल्किल हैलाइड ले। तो सेटजेफ ने ये बताया, क्या बताया कि देखो K तो Br को ले जाएगा, K के साथ में Br जाएगा, K के साथ में Br जाएगा और K Br बना लेगा, K अपने साथ में Br को ले जाएगा। अब बात करते हैं OH, OH को चाहिए H, तो H ये कहाँ से लेगा? तो याद रखना कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम आपका जाता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जाता है, हाइड्रोजन एटम उसी के निकटवर्ती कार्बन से जाता है। एक बार फिर से समझते हैं, हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रियाओं में, डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शंस में जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम आपका जाता है, हाइड्रोजन एटम भी उसी के निकटवर्ती कार्बन से जाता है। तो बच्चों इसका निकटवर्ती कार्बन या तो ये है या फिर ये है, तो कहां से हाइड्रोजन जाएगा? इसके लिए सेटजेफ ने बताया था कि हाइड्रोजन एटम सदैव हाइड्रोजन एटम के उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जाता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, सेटजेफ के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम के कार्बन के उस निकटवर्ती कार्बन एटम से जाता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो भैया इसके निकटवर्ती कार्बन एक तो ये है, एक ये है कार्बन, तो ये दोनों है, इनमें से आपको ये चेक करना है कि किसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो बच्चों इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3, जबकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो ये हाइड्रोजन एटम कहां से जाएगा? जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। तो किसमें कम है? इसमें। इसका मतलब है हाइड्रोजन एटम आपका यहीं से निकल जाएगा। तो यहां निकल जाएगा तो आपका बचेगा क्या बेटा? ये वाला CH3, तो आप ऐसे लिख दीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम निकल गया तो यहाँ पर बचा CH और यहाँ पे CH, और यहाँ देखो इससे Br जा रहा है, इससे H जा रहा है, तो सिंगल की जगह क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा। और ये वाला जो H यहाँ से निकला है ये OH से मिलकर H2O बना लेगा। तो ये बच्चों हो गए हमारे रीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन और सेटजेफ रूल। सेटजेफ ने बताया था कि रीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शंस में हाइड्रोजन एटम के उस निकटवर्ती कार्बन से जाता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। इसके बाद में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग अब समझेंगे ये वाली बात, ये सेटजेफ नियम और रीहाइड्रोहैलोजनीकरण, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है? देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया में क्या बताया गया है? फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया में बताया गया है कि जब बेंजीन अथवा अन्य कोई एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन अथवा अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की किसी एल्किल अथवा एसिल, जब बेंजीन अथवा किसी अन्य एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अपक्रिया किससे होती है? एल्किल अथवा एसिल कंपाउंड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो होता क्या है कि जो आपका बेंजीन है अथवा हाइड्रोकार्बन का मतलब हेलोएरिन का या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो एल्किल अथवा एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए इसको समझते हैं। देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया 2 प्रकार की होती है। फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की। एक होती है बेटा एल्किलीकरण, और एक होता है बच्चों एसिलीकरण। एक क्या होता है? एसिलीकरण। एक एल्किलीकरण और एक एसिलीकरण। तो अगर हम बात करें एल्किलीकरण की, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्किलीकरण।
एल्किलीकरण में आप देखोगे कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो व्युत्पन्न है उसमें हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। जैसे मान लीजिए सपोज हम फिनॉल लिए ले रहे हैं। क्या लिए ले रहे हैं बच्चों? फिनॉल। तो ये फिनॉल है, इस पर हम रिएक्शन कराएंगे। किसकी रिएक्शन कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे एल्किल हैलाइड की, CH3Cl की रिएक्शन करा रहा है। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? निर्जल AlCl3। तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमें दो टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। क्या होता है? आर्थो पोजीशन पर भी हाइड्रोजन होता है, पैरा पोजीशन पर भी हाइड्रोजन होता है। तो इसके द्वारा ये जो एल्किल समूह है इसके द्वारा यहाँ का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो ये बन जाएगा आर्थोक्रिसॉल। क्या बनेगा बच्चों? आर्थोक्रिसॉल बनेगा, आर्थोक्रिसॉल बनेगा। और अगर यहाँ का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया जाएगा तो ये पैराक्रिसॉल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? पैराक्रिसॉल बनेगा, ये बनेगा पैराक्रिसॉल। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये बनता है आर्थोक्रिसॉल, आर्थोक्रिसॉल, और ये बनता है पैराक्रिसॉल। आर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल बनता है। ये तो हो गया हमारा एल्किलीकरण। अब हम बात कर लेते हैं एसिलीकरण। तो एसिलीकरण में क्या होता है? और चलो एसिलीकरण देख लेते हैं बच्चों। एसिलीकरण, एसिलीकरण, एसिलीकरण में क्या करते हैं? फिनॉल की रिएक्शन, ये रहा हमारा फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड ClCOCH3 इससे कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? AlCl3 निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे। जब इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो बच्चों बनेगा क्या? ये देखिए, ये वाला OH तो यहाँ पे एडजस्ट रहेगा। यहाँ से H का प्रतिस्थापन इसके द्वारा हो जाएगा और यहाँ से तो यहाँ पे लग जाएगा COCH3, और अगर यहाँ से प्रतिस्थापित कर रहा है पैरा पोजीशन से H को तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा COCH3। ये CO है बच्चों, क्या है? CO। इसका नाम है, क्या नाम है? एसीटोफिनोन। क्या नाम है? एसीटोफिनोन। अरे यार, एसीटोफिनोन। और ये आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बना है। पूरा नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ये बना बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ये पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन आपका बना। तो बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या करते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में हम लोग बेंजीन लेते हैं या फिर कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या उसका व्युत्पन्न लेंगे। उसकी अपक्रिया हम एल्किल हैलाइड से अथवा एसिल हैलाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो आर्थो पैरा व्युत्पन्न हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपके सामने हमने इससे कराई है, आप चाहो तो यही रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से भी करा सकते हो। क्लोरोबेंजीन से कराओगे तो यहाँ पर बस Cl लगा होगा। अच्छा बच्चों, मैकेनिज्म की बात करें तो क्लास 12th में इसकी मैकेनिज्म नहीं है। जब आप लोग आगे पढ़ोगे, BSc में आप जाओगे तो इसकी मैकेनिज्म में होगी। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग भी आपको समझाई जाएगी। अभी फिलहाल बोर्ड एग्जाम आपके
बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, बोर्ड परीक्षा आपकी बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, इसलिए हम वो चीज़ें नहीं आपको बता रहे हैं जिसमें आपका समय बर्बाद हो। अभी आपको केवल और समय तो हालांकि उसमें भी बर्बाद ना होता है, लेकिन अभी इतना समय नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकें। अभी केवल हमें इतना है कि बोर्ड, अभी हमारा मेन जो टारगेट है वो है बोर्ड एग्ज़ाम। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम में आता है हम उस पर फोकस करें, और फिर उसके बाद में जब समय रहेगा तो फिर दोबारा से फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन का हम वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम इसकी बाकायदा मैकेनिज्म वगैरह सब लिखेंगे, तो आप लोगों को तब समझ में आ जाएगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन के बाद में हम लोग देखेंगे राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन, चलिए राइमर टीमन रिएक्शन देखते हैं। तो ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम लोग राइमर टीमन की बात करेंगे। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइमर टीमन। राइमर टीमन बच्चों ये अंग्रेजी वैज्ञानिकों के नाम है, तो पुस्तकों में छापे गए हैं। तो पुस्तकों में जिसको जैसा समझ में आया वैसा उन्होंने छापा है। कुछ पुस्तकों में आप राइमर टीमन देखोगे, किसी में रीमर टीमैन अपक्रिया लिखा होगा, तो मतलब वही है। देखिए ये होता क्या है कि इसमें फिनॉल की अपक्रिया, फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 और कास्टिक पोटास अथवा कास्टिक सोडा से करा दीजिए। तो चलिए हम इसकी कास्टिक पोटास से करा दे रहे हैं 3NaOH। हालांकि इसमें भी मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म जब हम देखेंगे तब एक एक चीज क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास में समय का अभाव है। इतना समय नहीं है कि हम इसकी मैकेनिज्म आपको बताएं, मैकेनिज्म समझाएं, क्योंकि उसको बताने और समझाने में काफ़ी समय लगेगा और आपका भी समय बर्बाद होगा। समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग केवल रिएक्शन पे फोकस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे रिएक्शन पूछेगा। इसके मैकेनिज्म देखेंगे, फिर मैकेनिज्म के लिए अलग से वीडियो कोई बनाएंगे। तो इसकी अपक्रिया इससे कराएंगे तो होगा क्या बेटा, CH और एक ऑक्सीजन, CH ये और यहाँ से 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, निकाल देगा, और यहाँ से CHO यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा CHO, यहाँ पर आपका OH रहेगा। और बच्चों क्या होगा, ये जो 3 Cl हैं ये 3 Na से मिलकर 3NaCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 3NaCl बना लेंगे। अच्छा बच्चों वो जो H निकला है वो 3H, ये 3 और एक ये वाला 4H, एक वो जा चुका है तो बचे वो यहाँ पर 2, तो 2O 4H मिलकर बनाएंगे 2H2। तो फिलहाल आप लोग इसको पढ़ के अपना बोर्ड एग्जाम में आप क्लियर कर सकते हो। अगर राइमर टीमन आ जाए तो आपको इस हिसाब से लिखना है कि फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा से कराने पर ये क्या बन रहा है बेटा, ये बन रहा है सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है, सैलिसिल एल्डिहाइड। हम लोग इसके मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर हम मैकेनिज्म का भी वीडियो डाल देंगे ताकि आप इसको देख लो, समझ लो आगे चल के। लेकिन अभी फिलहाल बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग मात्र नेमिंग रिएक्शन का वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इसमें जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो सारी नेमिंग रिएक्शन को आपको बारी बारी से पढ़ाया जा रहा है। बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग डायजोटीकरण देखने जा रहे हैं। डायजोटीकरण में क्या होता है, डायजोटीकरण में हम एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, एनिलीन। ये हमारा एनिलीन है। एनिलीन की अपक्रिया हम लोगों को करानी होती है HNO2 और HCl से, इससे कराते हैं। कितने टेम्परेचर पे, 0 से -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा बच्चों आपको बता दें HNO2 आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलता है। HNO2 आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। इसका जब भी हमें यूज करना होता है तो हमें स्वयं तैयार करना होता है। तो HNO2 हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों, NaNO2 और HCl इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा HNO2 प्लस NaCl, ये बन जाएगा। तो HNO2 यही वाला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करते हुए फिर हम बनाएंगे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। कैसे बनता है देखिए बच्चों, यहाँ पे ये वाला N ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पे,
और एक Cl ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर, और ये बन जाता है N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बच्चों यहाँ से क्या बनेगा, 2 H ये, एक H ये, एक H ये, 4 H और 2 O मिलकर बनाएंगे 2H2। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हो एनिलीन किस में कन्वर्ट हो रही है, डाइएजोनियम क्लोराइड। एनिलीन किस में कन्वर्ट हो रही है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में, इसीलिए इस अपक्रिया को डाइएजोटीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब डाइएजोटीकरण आपको एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना है, तो कैसे बनाओगे, एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल HCl से 0 से -5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अगर आपने बना लिया है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से यदि आप चाहो तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपके पास में रिएक्शन होती है सेंड-मायर रिएक्शन। चलिए सेंड-मायर रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। सेंड-मायर रिएक्शन क्या होते हैं, इसमें क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लीजिए N2Cl, और इसकी रिएक्शन हमें करानी है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बच्चों करानी है हमें, किससे करानी है, HCl से कराए दे रहे हैं, इसकी प्रेजेंस में Cu2Cl2, इसकी प्रेजेंस में कराए दे रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ से क्लोरोबेंजीन बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन बन जाता है, Cl लग जाएगा और प्लस N2 अलग हो जाएगा। इसी क्रम में यदि हम मान लीजिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया N2Cl, इसकी अपक्रिया अगर हम HBr से करा दें Cu2Br2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसी क्रम में अगर आपको साइनोबेंजीन बनाना है तो आपको क्या करना होगा बच्चों, साइनोबेंजीन अगर बनाना है तो यहाँ पर आपको KCN की रिएक्शन करानी होगी, Cu2Cn2, तो यहाँ से साइनोबेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, साइनोबेंजीन। तो मेरे हिसाब से ये आपको दोनों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी, पूछी जाती है ना पेपर में, जो डाइएजोटीकरण और सेंड-मेयर दोनों रिएक्शन आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, तैयार कर लीजिए पेपर के लिए। अब इसके बाद में हमें नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है, कोल्बे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, कोल्बे रिएक्शन। तो चलिए कोल्बे रिएक्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कोल्बे रिएक्शन काफ़ी अच्छी रिएक्शन है, कोल्बे अपक्रिया। इस कोल्बे अपक्रिया में क्या करना है, हमें फिनाल का सोडियम लवण लेना है। क्या करना है, फिनाल का सोडियम लवण लेना है। देखिए ये चलिए फिनॉल का सोडियम लवण हो गया, ONA, ये फिनॉल का सोडियम लवण। इसकी अपक्रिया हमें करा देनी है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से। इसे करा देनी है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये फेनिल सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, मतलब ये दोनों ऑक्सीजन इससे अटैच हो जाएंगे और ये बन जाएगा OCOONA, ये कार्बोनेट बन गया। ये क्या होता है, इसमें पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास कैसे होगा, यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर, देखो रीअरेंजमेंट में ये वाला ट्रांसफर हो जाएगा इसके साथ में और ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा। कुल मिला के इसका क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास होगा इसका। पुनर्विन्यास होकर यहाँ से आपको मिलेगा यहाँ पर OH हो जाएगा और ये हो जाएगा COONA। अब बच्चों ये जो बना है
इसकी अभिक्रिया आपको HCl से करा देनी है। किससे करा देनी है? HCl से करा देनी है, COONA। इसकी अभिक्रिया आपको HCl से करा देनी है। तो जब HCl से करा दोगे बच्चों, तो ये आप जो देख रहे हो यहाँ से जो Na है ये चला जाएगा Cl और ये H यहाँ पर आ जाएगा। तो सैलिसिलिक अम्ल फाइनली आपको लास्ट में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या मिला? अंतिम उत्पाद के रूप में आपको मिल गया बेटा सैलिसिलिक अम्ल, यहाँ पर COOH प्लस NaCl। तो आप इसको फिनॉल से भी बना सकते हो। यदि फिनॉल है तो फिनॉल की अभिक्रिया पहले कास्टिक सोडा से कराओ। जब फिनॉल की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से कराते हो तो ये सोडियम लवण बनेगा फिनॉल का। फिर इसकी अभिक्रिया आप किससे कराओगे? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से फेनिल सोडियम कार्बोनेट बनता है, जो रीअरेंजमेंट होकर ये एक अस्थायी कंपाउंड बनाता है। इसकी अभिक्रिया हम HCl से कराएंगे। तो HCl से कराने पर देखोगे कि जब इसको अम्लीकृत कराएंगे तो यहाँ से Na पार्ट जो है वो Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल में। ये जो आपका बना हुआ है इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। तो बच्चों हम लोगों ने फिनॉल की कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने एल्किल हैलाइड की सारी रिएक्शन पढ़ा दी थी। आज की इस वीडियो में हमने आपको फिनॉल की रिएक्शंस, फिनॉल, अल्कोहल, ईथर, इसमें से जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी रिएक्शन पढ़ा दी हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी रिएक्शन आगे पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग एल्डिहाइड में आते हैं तो एल्डिहाइड में एक नेमिंग रिएक्शन हमें मिलती है क्लीमेंसन अपचयन। कौन सी मिलती है? क्लीमेंसन अपचयन। एक मिलती है क्लीमेंसन अपचयन। ये क्लीमेंसन अपचयन क्या है? तो क्लीमेंसन अपचयन ये कहता है कि कोई भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो, जैसे एल्डिहाइड है, इसका अपचयन आपको अम्लगमित जिंक यानी ZnHg, अम्लगमित जिंक यानी ZnAHG और HCl, किसी भी कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया या किसी भी कार्बोनिल यौगिक का अपचयन, लाइक एल्डिहाइड का अपचयन अम्लगमित जिंक और HCl से कराने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोकार्बन यहाँ से प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से 4H पार्टिसिपेट करेंगे तो 2H तो इससे जुड़ जाएंगे और बच्चे 2H ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके H2O बनाएंगे। तो बच्चों ये जो बन रहा है ये हाइड्रोकार्बन बन रहा है। क्या बन रहा है? हाइड्रोकार्बन बन रहा है। क्या बन रहा है? हाइड्रोकार्बन। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस पर फोकस करना। और क्लीमेंसन अपचयन के साथ साथ एक और रिएक्शन जरा ध्यान देना, ये भी पूछ ली जाती है। कौन सी? देखिए अभी लिख रहे हैं इसको वुल्फ किस्नर, ये भी पूछ ली जाती है वुल्फ किस्नर अपचयन। इसमें क्या करते हैं? इसमें भी वही कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड, इसका अपचयन कराना है क्षारीय हाइड्रोजन का फार्मूला आपको पता होगा, NH2 और क्षारीय मतलब इसके साथ में क्षार डालना है। तो यहाँ भी 4H पार्टिसिपेट करेंगे और ये बनाएंगे आपका हाइड्रोकार्बन RCH3 प्लस H2O बनाएंगे। यहाँ भी हाइड्रोकार्बन ही बन रहा, हाइड्रोकार्बन। तो एल्डिहाइड में अपचयन के लिए बहुत ज़्यादा दोनों इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। इन रिएक्शन पर फोकस कीजिए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बात करेंगे अगली रिएक्शन की। बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे, एल्डोल संघनन। बच्चों एल्डोल संघनन क्या होता है, इसको हम लोग जरा समझेंगे। एल्डोल संघनन क्या होता है? तो
जितने भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, वो तनु NaOH के साथ में, कार्बोनिल कंपाउंड तनु NaOH के साथ में आपस में संघनित होकर एक ऐसा उत्पाद बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड के साथ साथ अल्कोहल के गुण भी विद्यमान होते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो तनु NaOH की उपस्थिति में आपस में संघनित होकर एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड के साथ साथ अल्कोहल के गुण विद्यमान होते हैं, और ऐसे यौगिक को हम एल्डोल बोलते हैं तथा इस प्रक्रिया को एल्डोल संघनन बोलते हैं। देखिए, जैसे अल्फा हाइड्रोजन युक्त की बात की जाए कार्बोनिल यौगिक में, जैसे हमने ये कार्बोनिल यौगिक C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन युक्त का मतलब है इस प्रकार से, ये बच्चों कार्बोनिल, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, और इससे पहले वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें ये चीज प्रेजेंट होती है वो कहे जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त यौगिक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन युक्त यौगिक। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड ले ले रहे हैं। देखिए जरा, इसमें ये आपका हो गया बच्चों, ये देखिए जो आपका है ये मेन ग्रुप है एल्डिहाइड का, और इससे पहले जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त ये कार्बोनिल यौगिक है। एक और ऐसा ही लेना पड़ेगा आपको अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। चलिए दूसरा इसी का मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, तो क्या हम CH3 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, CH3CHO। अब होगा क्या, जब इनकी रिएक्शन आप तनु NaOH के साथ में कराओगे तो होगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। देखिए जो आपका ये कंपाउंड बन रहा है, इसमें आप देख लीजिए, इस कंपाउंड में आपको एल्डिहाइड के साथ साथ अल्कोहल भी दिखाई दे रहा है। तो एल्डिहाइड के साथ साथ अल्कोहल भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए एल्डिहाइड से बना एल्ड, एल्डिहाइड से क्या बना एल्ड, और इससे ले लिया गया ऑल, और इस कंपाउंड का नाम क्या है एल्डोल। क्या नाम बन गया एल्डोल। अब बच्चों इसको अगर इसी कंपाउंड को हम थोड़ा सा गर्म कर दें, क्या करें, इस कंपाउंड को थोड़ा सा गर्म कर दें, तो गर्म करते ही क्या होगा, ये सर्जेफ नियम याद करो, यहाँ से ये OH जाएगा और अपने निकटवर्ती कार्बन से H ले जाएगा। तो इसके निकटवर्ती कार्बन एक तो ये आपको दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है, तो ये किससे H ले जाएगा, तो सर्जेफ को याद करो कि ये उस कार्बन से हाइड्रोजन को लेता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, कम कहाँ है यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड लग जाएगा और यहाँ भी CH बचेगा, CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये जो बना है ये क्या बना हुआ है, जरा ध्यान देना। यहाँ पे जो बॉन्ड लगा है वो बॉन्ड किसके इसके बीच में लगा है, बॉन्ड लगा, देखो ये तो आपका मेन ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड क्या हो गया मेन ग्रुप, और इससे पहले वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे पहले वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है, देखो डबल बॉन्ड जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में है, तो ये बना है अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बना, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब एल्डोल क्या है, एल्डोल बच्चों एल्डोल की बात करें, एल्डोल क्या है, जब दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, जब दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक तनु NaOH की उपस्थिति में आपस में संघनित होते हैं, तो संघनित होकर वो एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड के साथ साथ अल्कोहल भी उपस्थित होता है या अल्कोहल भी होता है।
तो इस यौगिक को एल्डोल कहते हैं, और एल्डोल को गर्म करने पर हमें अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक मिलता है। अब बच्चों इसी क्रम में अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों एल्डिहाइड एक ही हैं। अगर दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड ले लें, क्या ले लें, दो एल्डिहाइड भिन्न भिन्न प्रकार के ले लें, तो फिर उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उस अभिक्रिया को क्रॉस एल्डोल कहेंगे। जरा ध्यान से सुनिए, जब दोनों ही एल्डिहाइड एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, जब दोनों एल्डिहाइड कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो जो प्रोडक्ट, तो केवल एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। जब दोनों एल्डिहाइड कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो केवल एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, और इसको हम लोग एल्डोल बोलते हैं। लेकिन अगर एक एल्डिहाइड दूसरा और दूसरा एल्डिहाइड दूसरा, मतलब दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड ले लें, अगर दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड ले लेंगे तो वहां से एक प्रकार का नहीं बल्कि 4 प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं, 4 प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं, और इसको हम लोग एल्डोल ना बोलकर क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब दोनों ही एल्डिहाइड सेम हैं तो उनकी आपस में रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको एल्डोल कहेंगे, और केवल एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। परंतु अगर हम भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड लेते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड लेने पर हम देखते हैं 4 अलग अलग प्रकार के एल्डोल बनते हैं। उस अभिक्रिया को हम लोग क्रॉस एल्डोल कहते हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं। जैसे मान लो हमने एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड, जैसे मान लो हमने ये लिया CH3। चलिए नेक्स्ट पेज से समझाते हैं, नेक्स्ट पेज से। क्या हो गया इसे, तो जाम हो गया। पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल। क्या पढ़ेंगे, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में जैसा कि आपको बताया कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के हमें एल्डिहाइड लेने। चलिए मान लीजिए एक एल्डिहाइड हम ये ले रहे हैं CH3CHO, एक ये ले लिया, और एक हमने ये ले लिया CH3CH2CHO। अब देखिए ये एसिड एल्डिहाइड है, जबकि ये क्या है, प्रोपेन एल्डिहाइड। तो दो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड हैं, इनकी रिएक्शन आपस में करानी है हमें NaOH, तनु NaOH की उपस्थिति में, तनु NaOH की उपस्थिति में करानी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 4 अलग अलग प्रकार के कंपाउंड मिलते हैं। देखिए उसको जरा हम समझते हैं, एक फिगर से समझते हैं। फिगर देख लीजिए जरा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर। अब इसमें आप एसिटाल्डिहाइड के कुछ मॉलिक्यूल्स डालो। भाई एल्डोल बनाना है तो एल्डोल बनाने के लिए दोनों के मॉलिक्यूल्स डालने पड़ेंगे। तो चलिए हम एसिटाल्डिहाइड के कुछ मॉलिक्यूल्स डाल दे रहे हैं। ये बच्चों जो हैं वो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, एसिटाल्डिहाइड के। चलिए इसको हमने लिख दिया CH3CHO, इसके मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों इसी में हमें प्रोपेनल्डिहाइड के भी मॉलिक्यूल्स डालने हैं। तो चलिए ये बच्चों जो हम बना रहे हैं ये प्रोपेनल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। किसके बना रहे हैं बच्चों, प्रोपेनल्डिहाइड के। चलो इसको लिख दिया हमने CH3CH2CHO, ये प्रोपेनल्डिहाइड के। अब बच्चों इसी में हमें NaOH भी डालना है। तो चलिए कुछ NaOH के, NaOH डाल दिया। अब देखिए अब इनकी रिएक्शन करानी, तो यहां पर क्या गारंटी है, आप रिएक्शन कराना चाहते हो एसिटाल्डिहाइड की प्रोपेनल्डिहाइड से, आप क्या चाहते हो, एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स प्रोपेनल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करें। आप यही तो चाहते हो, क्या चाहते हो, आप चाहते हो बच्चों कि एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स प्रोपेनल्डिहाइड से रिएक्ट करे। बट ऐसा इसमें कोई गारंटी नहीं है कि एसिटाल्डिहाइड का प्रोपेनल्डिहाइड से ही रिएक्ट करे। ऐसा हो सकता है एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स एसिटाल्डिहाइड से कर ले। भाई अंदर क्या हो सकता है, ये वाला इससे भी कर सकता है, ये वाला प्रोपेनल्डिहाइड वाला प्रोपेनल्डिहाइड से भी कर सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये हो सकता है कि एसिटाल्डिहाइड वाला प्रोपेनल्डिहाइड से करे, या चौथी प्रॉपर्टी
प्रोपेनल्डिहाइड वाला एसीटल्डिहाइड से करें। तो 4 प्रॉपर्टी यहां से आपके सामने आई। कितनी प्रॉपर्टी आई सामने बेटा? 4। पहली प्रॉपर्टी है एसीटल्डिहाइड वाला एसीटल्डिहाइड से करें। दूसरी प्रॉपर्टी है प्रोपेनल्डिहाइड वाला प्रोपेनल्डिहाइड से करें। तीसरी प्रॉपर्टी है एसीटल्डिहाइड वाला प्रोपेनल्डिहाइड से रिएक्ट करें। और चौथी प्रॉपर्टी है प्रोपेनल्डिहाइड वाला एसीटल्डिहाइड से रिएक्ट करें। तो चलो चारों को समझते हुए हम 4 अलग अलग समीकरण लिखते हैं, तब आपको बात क्लियर होगी। चलिए पहला हमने समीकरण हमें देखना है एसीटल्डिहाइड वाला एसीटल्डिहाइड से अभिक्रिया करें। तो एसीटल्डिहाइड का फार्मूला आप लोग जानते हो CH3CHO प्लस दूसरा भी एसीटल्डिहाइड का ही मॉलिक्यूल्स है। तो एसीटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स लिख दीजिए बच्चों CH2CHO। अब होगा क्या, जब इनकी रिएक्शन NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है तो होता क्या है बच्चों, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता और क्या बनाता है CH3 C सिंगल बॉन्ड C ऊपर OH यहाँ H सिंगल बॉन्ड CH2 CHO तो ये आपका A टाइप का बन गया। ठीक, ये तब बना जब एसीटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल एसीटल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए सेकंड कंडीशन, प्रोपेनल्डिहाइड का प्रोपेनल्डिहाइड से करेगा। तो चलिए प्रोपेनल्डिहाइड वाला लिख लेते हैं। प्रोपेनल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। बच्चों यहाँ ध्यान से समझो जरा, ये मेन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो इससे जो रिएक्ट करेगा दूसरा वाला प्रोपेनल्डिहाइड, उसका अल्फा हाइड्रोजन ही रिएक्ट करेगा। तो इसको जरा ध्यान समझो, ये जो CH2 है इसको हम पहले लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं CH, ऐसे 2 H को ऐसे, और ये वाला CH3 इसमें हम नीचे ऐसे लगाए दे रहे हैं CH3 नीचे। ध्यान समझो, पहले ये CH2 है तो CH2 लिखा, एक H इधर एक H इधर, और ये वाला CH3 नीचे लगाकर लिख दिया, और इसमें क्या बचा CHO, तो CHO। अब बच्चों होगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आकर इससे ज्वाइंट हो जाएगा। जब ज्वाइंट होगा तो क्या बनेगा CH3 CH2 C ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों OH, क्या हो जाएगा OH, और ये वाला H इसी के साथ में, फिर सिंगल बॉन्ड CH, और इस CH से सिंगल बॉन्ड लगाकर हमने CH3 लिख दिया, सिंगल बॉन्ड CHO। ये बच्चों बना आपका B टाइप का। कौन सा बना B? एक बार फिर समझ लेते हैं। CH3 ये CH2 ये यहाँ से H इसमें लग गया तो OH हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH3 C। तो ये तुम्हारा तब बना जब तुम्हारे 2 प्रोपेनल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे थर्ड नंबर की, एसीटल्डिहाइड वाला किससे, प्रोपेनल्डिहाइड से रिएक्ट करे। तो एसीटल्डिहाइड का प्रोपेनल्डिहाइड से रिएक्शन हम बता रहे हैं आपको। एसीटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इससे रिएक्ट करेगा प्रोपेनल्डिहाइड का। तो प्रोपेनल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन ही तो पार्टिसिपेट करेगा, यानी इसी क्रम में रखना है आपको। तो H सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। तो आप देखोगे ये H यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है और क्या बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड C ऊपर OH हो जाएगा, ये H रहेगा ये वाला, और ये आपका CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। ये बचा आपका प्रोडक्ट C बना। अब बात कर लेते हैं, अब प्रोपेनल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स में एसीटल्डिहाइड वाला रिएक्ट करेगा, 4th नंबर की कंडीशन। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा प्रोपेनल्डिहाइड। तो प्रोपेनल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3 CH2 CHO, ऐसे इस पर रिएक्ट करेगा एसीटल्डिहाइड का। एसीटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है CH3 CHO, ये रिएक्ट करेगा। तो बच्चों होगा क्या, ये H इससे जुड़ जाएगा जब NaOH की प्रेजेंस में होगी, तो ये इससे जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा CH3 CH2 C ऊपर OH यहाँ H, और यहाँ पे हो जाएगा CH2
CHO, तो ये आपका D। तो आप देख रहे होगे आपको 4 प्रकार के यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं। कितने? 4। तो अगर दो भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की अभिक्रिया आप NaOH की उपस्थिति में कराते हो तो 4 अलग अलग प्रकार के आपको कंपाउंड देखने को मिलते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्रॉस एल्डोल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्रॉस एल्डोल आपको समझ में आया होगा। यदि बेटा आपको नेमिंग रिएक्शन समझ में आ रहे हो तो अभी कुछ नेमिंग रिएक्शन आपकी और बची हैं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। अब ज़्यादा नहीं बची हैं आपकी, बहुत थोड़ी रिएक्शन बची हैं, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।